हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 2024 का जो 2 जुलाई 2024 को शिफ्ट 4 के अंदर जो आपका पेपर हुआ था एसएससी सीएचएसएल का, उसका मैथ्स का पेपर जो है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए टोटल 36 सेट है, तो अभी जो आपका सीसीएल का एग्ज़ाम आ रहा है उससे पहले पहले शायद ये कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, लेकिन ये जो टाइम है आपका ये है रिवीजन का और मॉक टेस्ट का। जितने भी आपने इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जितने भी आपने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले नोट कर रखे हैं, उनका बार बार रिवीजन करिए। ठीक है, और मॉक टेस्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगाने हैं। इसके अलावा देखिए ये जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट आपको कराए हैं, तो इनके माध्यम से जितने भी क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, जो भी फॉर्मूले बार बार रिपीट होते हैं, तो उन पर 2 से 3 वीडियो जो है वो एग्ज़ाम से पहले पहले बनाकर अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अब इसमें देखिए स्वरूप को 1600 रुपये अंकित मूल्य वाली एक घड़ी के लिए 2 ऑफर दिए जाते हैं। या तो वह 20% की 2 क्रमिक छूट ले सकता है, या एक के बाद एक 30% और 10% की 2 छूट ले सकता है। यदि स्वरूप उनमें से बेहतर योजना का चुनाव करता है तो वह कितनी अधिक बचत कर सकता है। तो आप सबसे पहले देखें किस में अधिक छूट दी जा रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 20% और 20% की 2 क्रमिक छूट है, तो आप सक्सेसिव कैलकुलेट करें तो 20 प्लस का 20 और माइनस का 20 इंटू में 20 और ये बट्टे के अंदर 100 आप यहाँ पर करें। जबकि आपको यहाँ पर डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है 36% आपके पास यहाँ पर सक्सेसिव डिस्काउंट आ जाता है। ये लिख के देखने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अंदर अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 30 प्लस का 10 और ये माइनस के अंदर हो जाएगा 30 इंटू में 10 और बट्टे 100। ये भी आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा था 37% आपके पास यहाँ पर सक्सेसिव डिस्काउंट आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस देखिए 1% है। अब अगर ये बेहतर डिस्काउंट चुनाव करता, बेहतर डिस्काउंट का चुनाव करता, तो वो ये वाला डिस्काउंट यहाँ पर लेता, क्योंकि उसको अधिक डिस्काउंट चाहिए था। अब यहाँ पर देखिए इनका डिफरेंस 1% का है, यानी कि इसको इतने अधिक की बचत होती, इतने वो बचत कर सकता था। किसका मार्क प्राइस तो आपको यहाँ पर 1600 रुपये बताया गया था, तो 1600 का 1% वह बचा सकता था। जब 1600 का आप 1% कैलकुलेट करेंगे तो 16 रुपये जो है वो आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। ये आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा था। 1600 का 1% क्या होता है? 16। अब इसमें देखिए वर्ष 2012 से 2017 की दी गई अवधि में कंपनी बी और सी के संयुक्त औसत उत्पादन का 80% और कंपनी ए के औसत उत्पादन के 90% से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, यह आपको यहाँ पर निकटतम पूर्णांक तक कैलकुलेट करके बताना है। बाकी इंग्लिश वाले यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब इसमें हो सकता है आपको डेटा थोड़ा सा कम दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर आपको क्या कर लेना, वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लेनी है। इसमें देखिए यहाँ पर अगर आप बी और सी का देखेंगे तो ये ऑरेंज और यहाँ पर ग्रे वाला आपको यहाँ पर देखना 2012 से लेकर 2017 तक। और इनका देखिए संयुक्त औसत उत्पादन जब कैलकुलेट करेंगे, हम क्या करेंगे, बी का औसत उत्पादन कैलकुलेट करेंगे, सी का औसत उत्पादन कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों का एक साथ औसत उत्पादन कैलकुलेट करेंगे, तो वो आपके पास यहाँ पर संयुक्त औसत उत्पादन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं भाई। आप यहाँ पर बी का देखें तो 130 और सी का अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 70, 200 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर ये आपके पास यहाँ पर 170 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ, ये 200 हो गया, ये आपके पास यहाँ पर 170 हो गया, और यहाँ पर करेंगे तो ये आपके पास 190 हो जाएगा, और इसके अंदर यहाँ पर करेंगे तो ये 170 यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 170 हो गया, और यहाँ पर करेंगे तो ये 180 और ये 110, 290 आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर करेंगे तो ये आपके पास 220 हो जाएगा। ठीक है, इन सभी को एक साथ ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर ये 0 हो गया, और यहाँ पर करेंगे तो ये आपके पास 7 7 14 और 9 23 हो जाएगा, और 23 और 9 32 और 2 34 का 4 हो जाएगा, हासिल 3 आएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके पास 3 2 5 1 6 हो जाएगा, और 6 7 8 और ये आपके पास यहाँ पर 10 और 2 12 हो जाएगा, यानी कि 1240 आपके पास ये टोटल बना है। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1240 हमारे पास ये टोटल बना है। ठीक है, 1240 जो है वो हमारे पास टोटल बना है, किसका, बी और सी का। अब अगर आप यहाँ पर देखिए औसत कैलकुलेट करते भाई, बी का औसत कैलकुलेट करते, बी में 6 का आप डिवाइड करते, क्योंकि 6 साल का डेटा है। सी का आप यहाँ पर औसत कैलकुलेट करते, यानी कि सी/6 करते, सी का टोटल करके उसमें 6 का डिवाइड करते। ठीक है,
और इन दोनों को ऐड करते फिर 2 से और डिवाइड करते, यानी कि ओवरऑल आपको यहाँ पर क्या करना था, b प्लस का c बट्टे 12 हो जाता, यानी कि 12 से आपको यहाँ पर डिवाइड करना था b प्लस c को। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके पास b प्लस c जो आया है, इसको अगर मैं यहाँ पर 12 से डिवाइड कर देता हूँ और यहाँ पर इसका 80% की बात की जा रही है, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 हो जाएगी। तो इसका आप यहाँ पर 4/5 कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर a का संयुक्त a का अगर आप यहाँ पर औसत उत्पादन कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, इसमें देख लीजिए, ये आपके पास यहाँ पर 100 हो गया और ये 90 190 हो गया, और यहाँ पर करेंगे तो ये 160 190 और 160 250 350 हो गया, और ये 400 500 हो गया, और ये 570 हो गया, और ये आपके पास 580 और ये 680 आपके पास यहाँ पर टोटल बना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये 680 टोटल बना, औसत कैलकुलेट करते तो 6 का डिवाइड करते, इसका 90% की बात की गई है तो 90% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/10 होती है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर बताना है कि b प्लस c का जो औसत है वो आपके पास यहाँ पर इनका b और c का संयुक्त औसत उत्पादन जो है a के औसत उत्पादन से कितना कम या अधिक है, ये आपको यहाँ पर बताना था। तो आप यहाँ पर इनका रेशियो बना लीजिए, ये 6 से डिवाइड करेंगे 2 बार कटेगा, और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 5 दूनी का 10 होगा, ये 0 कट जाएगा, इधर भी ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 4 से कटेगा 68 की आपके पास यहाँ पर 17 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इधर की साइड 124 बचा, इधर की साइड 17 नमा 153 आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये वाला डेटा जो है b प्लस c का जो है a के औसत उत्पादन से कितना कम आपको दिखाई पड़ रहा है, ये यहाँ पर जो है 153 है। ठीक है, अब 153 और 124 का अगर आप यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर कितने का डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है, ये 6 और 23 यानी कि 29 का डिफरेंस आपको दिखाई पड़ा, यानी कि 29 कम है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 29 कम है किससे, 153 से, और यहाँ पर गुणा 100 करते। तो ये आपको यहाँ पर करना क्या था कि 2900 के अंदर आपको यहाँ पर 153 का डिवाइड करके देखना था। तो ये आपको यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर 2 बार तो भाग जाएगा नहीं, 1 बार भाग जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आपके पास यहाँ पर 2 ही ऑप्शन में आ रहा है, तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे हटा देते हैं आप। दूसरी चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये डेटा कम है, क्योंकि माइनस में हमारे पास आया, कम लिखा हुआ है, कम लिखा हुआ है तो लेस वाला हमारे पास आंसर होगा, ना कि मोर वाला। तो ये ऑप्शन नंबर 4 भी आप यहाँ से हटा देते, ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर आ जाता, यानी कि 19% आपके पास आता, और माइनस का चिन्ह कमी को रिप्रेजेंट करता है, ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी है क्वेश्चन इसमें। अब ये देखिए आपके पास यहाँ पर एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर आपको बताया गया 1800 रुपये है। यदि 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य कैलकुलेट करके बताना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लाभ का जिक्र किया गया है, तो यहाँ पर आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाएंगे, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आपको यहाँ पर 1800 दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 20% का लाभ होता है तो कॉस्ट प्राइस पर हम लाभ कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, 20% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 120% अगर हम कैलकुलेट कर लें तो ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस का 120% आपके पास ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 0 से 0 कट गया, यानी कि SP सेलिंग प्राइस आपके पास यहाँ पर कितना बना है, ये आपके पास यहाँ पर 1.2 इंटू में CP बना है। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, SP यानी कि सेलिंग प्राइस की जगह 1.2 CP आप यहाँ पर रखते, तो इसमें से एक CP चला जाता, यानी कि 0.2 CP आपके पास यहाँ पर बचता, और ये बराबर की साइड आपके पास यहाँ पर 1800 है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बराबर 1 0 आता और 2 का डिवाइड करते, तो 18,000 के अंदर 2 का डिवाइड करते, कॉस्ट प्राइस आपके पास यहाँ पर 9000 आ जाता। तो कैलकुलेशन है, बाकी तो और कुछ है नहीं, यानी कि 9000 रुपये आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर था। इसमें देखिए त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी है, 3 4 और 5। तो 5 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा पर विपरीत शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। सबसे पहले देखिए 3 4 और 5 का ये ट्रिपलेट बनता है, यानी कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है, तो वो वाला फॉर्मूला जो है आपको यहाँ पर अप्लाई करना था। मान लेते हैं ये ट्रायंगल हमारे पास AB और ये C है, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसमें ये हमारे पास 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगी। ठीक है, हाइपोटेनस, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। इसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिए 5 आपके पास सेंटीमीटर लंबाई वाली जो भुजा थी, इसके विपरीत शीर्ष से इस भुजा पर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर मान लेते हैं BP खींचा जाता है। तो आपको इसी BP का मान कैलकुलेट करके बताना था। तो BP बराबर आप कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, AB इंटू में आप यहाँ पर क्या करेंगे BC, और बट्टे में आप यहाँ पर AC कर्ण का आप इसमें डिवाइड कर देंगे, यानी कि 3 इंटू में 4 करना था, बट्टे के अंदर 5 करना था, तो बराबर आपके पास यहाँ पर 12/5 आ जाता, यानी कि 2.4 आपके प्रश्न का सही आंसर था। कैलकुलेशन ये वाली थी, बाकी और कुछ नहीं था। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर 4 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए कुछ धनराशि को रवि, रीता और राहुल के बीच इस अनुपात में बांटिए कि रवि का हिस्सा का 5 गुना बराबर होगा रीता के हिस्सा के 3 गुने के और बराबर होगा राहुल के हिस्से के 11 गुने के। तो यहाँ पर रवि, रीता, राहुल की धनराशि का अनुपात आपको यहाँ पर बताना था। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू में रवि को RV से लिख देता हूँ, यहाँ पर बराबर ये 3 इंटू में रीता को RT से लिख देता हूँ और बराबर की साइड 11 राहुल को RL से लिख देता हूँ। तो जब आप इन तीनों के हिस्सों का अगर एक साथ रेशियो कैलकुलेट करते हैं, रवि, रीता और ये आपके पास यहाँ पर राहुल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपके पास यहाँ पर 5 आया है और ये आपके पास यहाँ पर 3 आया और ये 11 आया। तो आप यहाँ पर 5, 3 और ये 11 का अगर LCM कैलकुलेट करते तो ये आपको यहाँ पर कितने का दिखाई पड़ रहा है, 55 इंटू में 3 करते, यानी कि यहाँ पर ये आपके पास 165 हो जाता। तो 165 आपके पास यहाँ पर ये LCM आपको दिखाई पड़ गया। तो आप इसमें 5 का डिवाइड करते 165 में, तो यहाँ पर ये आपके पास 33 आ जाता और ये पॉइंट अनुपात आपके पास यहाँ पर 3 का डिवाइड करते इसमें, तो ये 55 आपको दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पर अगर आप 11 का इसमें डिवाइड करते तो ये आपके पास यहाँ पर 15 आ जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 में आपको रेशियो दिखाई पड़ रहा, आंसर लगा देते। इसमें देखिए यहाँ पर ट्रायंगल EFG में जो है XY पैरेलल है FG के, तो चतुर्भुज XFGY का क्षेत्रफल 44 मीटर स्क्वायर बताया गया है। तो यहाँ पर EX का XF के साथ रेशियो 2:3 बता दिया गया है। तो यहाँ पर ट्रायंगल EXY का क्षेत्रफल जो है वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना। तो देखिए प्रश्न को समझना और कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पर ये आपको एक ट्रायंगल दिया गया और यकीन मानिए इसी सेम कंसेप्ट से इस शिफ्ट के अंदर जो है 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पर आगे पता चलेगा। इसमें देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगल EFG आपको यहाँ पर बताया गया, ठीक है। इसमें यहाँ पर XY जो है FG के पैरेलल आपको यहाँ पर बताई गई। तो अगर हम यहाँ पर XY एक रेखा खींचे, ये FG के पैरेलल है, तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हम किसी त्रिभुज के अंदर किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं तो ये यहाँ पर देखिए 2 त्रिभुज बनेंगे, एक तो ये वाला त्रिभुज, एक ये पूरे वाला त्रिभुज। तो यहाँ पर ये त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। अब समरूप होंगे तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। यहाँ पर क्षेत्रफल का डिस्कस किया गया, तो यहाँ पर देखिए इनका एरिया जो है, एरिया का रेशियो जो है वो इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ये थ्योरम जो है ये मैंने आपको बताई हुई है। तो आप यहाँ पर सिर्फ क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। इसमें देखिए यहाँ पर ये आपके पास EX अगर आपके पास यहाँ पर 2 यूनिट है तो XF आपको यहाँ पर 3 यूनिट आपको बताएंगे। तो टोटल अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये EF जो है ये आपके पास यहाँ पर 5 यूनिट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपके पास यहाँ पर ट्रायंगल EXY जो है इसका एरिया अगर आप यहाँ पर A1 मान लेते हैं, ठीक है। और ये आपके पास यहाँ पर पूरा ट्रायंगल जो है ये आपके पास यहाँ पर पूरा ट्रायंगल जो बनेगा EFG, इसका एरिया अगर मैं A2 मान लेता हूँ तो यहाँ पर A1 का A2 के साथ रेशियो जो है वो बराबर होगा इनके संगत भुजाएं, यानी कि यहाँ पर EX और EX के संगत भुजा, ये पूरी भुजा आपके पास EF हो जाएगी, यानी कि EF के साथ जो रेशियो होगा उसके वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी, यानी कि A1 का A2 के साथ रेशियो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, EX आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास कितनी है, 2 यूनिट है। और यहाँ पर EF जो है ये 5 यूनिट है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो गया और 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो गया। तो A1 और A2 आपके पास यहाँ पर यूनिट में आ चुके हैं। अगर आप यहाँ पर देखिए A2 आपके पास यहाँ पर ये जो पूरे ट्रायंगल का क्षेत्रफल है, पूरे ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल है उसमें से अगर आप यहाँ पर माइनस कर देते इस वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर आपके पास इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बच जाता XFGY का क्षेत्रफल, XFGY का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर ये चतुर्भुज XFGY का क्षेत्रफल जो है ये बराबर हो जाएगा आपके पास यहाँ पर पूरे वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल, यानी कि A2 ये आपके पास यहाँ पर 25 जो है इसमें से आप यहाँ पर माइनस कर देते A1 का क्षेत्रफल, ठीक है, ऊपर वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर ये 4 यूनिट आप इसमें से माइनस कर देते हैं, यानी कि 21 यूनिट आपके पास यहाँ पर ये क्षेत्रफल है। जबकि प्रश्न में यहाँ पर क्या दे रखा है, 44 मीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल है। ये क्षेत्रफल आपको कितना दे रखा है, 44 मीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो 21 यूनिट की वैल्यू आपको यहाँ पर 44 दे रखी है। तो आपको यहाँ पर क्या करना था, इस ट्रायंगल EXY का क्षेत्रफल बताना था, जो कि आपने यहाँ पर A1 मान रखा EXY का क्षेत्रफल। तो EXY का आपका क्षेत्रफल यहाँ पर 4 यूनिट ना होकर ये भी आपके पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 44/21 करके इससे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर ऊपर आप 4 के गुणा कराएंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 176 बन जाएगा, बट्टे के अंदर 21 का आप इसमें डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 21×8 168 हो जाएगा और 9 बार जाएगा नहीं, 21×8 168 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बचेगा 6
सॉरी यहाँ पर बचेगा 8 और पॉइंट लगाकर 0 उतारेंगे। फिर 21,484 4 बार जाएगा नहीं, 21,363 और 8.3 आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है। 8.38 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव आप यहाँ पर देखिए, कॉन्सेप्चुअल आप यहाँ पर बोल सकते हैं। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा समझाने में मैंने टाइम लगाया। बाकी यहाँ पर आप डायरेक्ट भी तो देख सकते हैं। यहाँ पर ये आप इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो आपके पास यहाँ पर 21 बराबर 44, तो आपको 4 का मल्टीप्लाई करना था 44/21 से। फर्स्ट आप कैलकुलेट कर लेते। अब इसमें देखिए यहाँ पर ट्रायंगल पी क्यू आर में जो है पी आर बराबर 10 सेंटीमीटर, पी टी की लंबाई आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी। एस टी पैरेलल बताई गई यहाँ पर क्यू आर के, और दिया गया कि पी एस बराबर 6 सेंटीमीटर, क्यू एस बराबर 14 सेंटीमीटर। तो उसी सेम कंसेप्ट से ये प्रश्न आ चुका है। अभी अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ये ट्रायंगल आपको यहाँ पर पी क्यू आर बताया गया, और इसमें जो है यहाँ पर एस टी जो है क्यू आर के पैरेलल आपको यहाँ पर बताई गई, ये एस टी रेखा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं तो यहाँ पर 2 ट्रायंगल बनते हैं, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये पूरे वाला ट्रायंगल। ये आपस में समरूप होंगे, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर पी एस आपको 6 सेंटीमीटर बताया गया, और इसके बाद यहाँ पर अगर क्यू एस की बात करें तो ये 14 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर बताया गया। तो अगर आप यहाँ पर पूरी पी क्यू भुजा देखें तो ये आपके पास यहाँ पर 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर पी आर जो है ये आपको प्रश्न में 10 सेंटीमीटर बताएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना था, पीटी की लंबाई आपको कैलकुलेट करनी थी। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर देंगे। यानी कि इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर देखें तो ये पी एस भुजा जो है इसका अनुपात यहाँ पर पूरे ट्रायंगल के अंदर पी क्यू, इसके संगत भुजा पी क्यू है तो पी क्यू के साथ रेशियो बराबर होगा। इस वाले ट्रायंगल के अंदर आप यहाँ पर देखें तो पी टी का रेशियो पूरी भुजा पी आर के साथ रेशियो, तो पी टी का आपके पास यहाँ पर पी आर के साथ रेशियो। बस कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर देने। पी एस आपके पास यहाँ पर 6 है, पी क्यू आपके पास टोटल 20 हो जाएगी, तो बट्टे के अंदर 20 बराबर की साइड पी टी आपको कैलकुलेट करना है। पी आर आपके पास यहाँ पर प्रश्न में 10 दी गई, 0 से 0 कट गया तो पी टी बराबर आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का सही आंसर था। अब इसमें देखिए क्रमशः 310 मीटर और 330 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे से 160 मीटर की दूरी पर हैं। वे समांतर पटरियों पर क्रमशः 130 किलोमीटर पर आवर और 158 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करती है। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे, यानी कि टाइम आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस देखिए आपके पास यहाँ पर कितनी हो रही है, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयाँ ऐड कर दीजिए प्लस इनके बीच की दूरी ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर ये आपके पास 640 और ये 160, यानी कि टोटल 800 मीटर के आपके पास यहाँ पर डिस्टेंस हो चुके हैं बट्टे के अंदर। रिलेटिव स्पीड आप यहाँ पर रखेंगे तो रिलेटिव स्पीड देखिए दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हैं, रिलेटिव स्पीड ऐड करके कैलकुलेट करेंगे तो 130 और 158 हो जाएगा 288, और गुणा में आप इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से आपको इसको गुणा कराना पड़ता। कैलकुलेट कर लीजिए भाई, 18 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 18 एकम 18 और 18 छिके 108, 16 बार कटेगा और 16 पंचे 80 होता है, यानी कि ऊपर 50 आएगा। 50/5 करेंगे यानी कि 10 सेकंड का टाइम जो है वो यहाँ पर लगेगा। ठीक है, इसमें देखिए 1 महीने के पहले दिन की शुरुआत में राजेश के पास 500 अंडे हैं। वह दिन के अंत तक 20% अंडे बेच देता है, और अगले दिन की शुरुआत में जो है उपलब्ध अंडों के 20% अंडे और मिला लेता है, और अगले दिन के अंत तक 20% अंडे बेच देता है। और यह पैटर्न महीने के तीसरे दिन के अंत तक जारी रहता है, और तब उसके पास यहाँ पर 1024 अंडे बचते हैं। तो निम्न में से बी का मान किसके बराबर होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके पास जो शुरुआत में अंडे थे वो यहाँ पर 500 थे, इसका 20% इसने बेच दिया, यानी कि 80% बचा है। तो यहाँ पर इसका 80% कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चाहे तो आप इसका 4/5 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि 80% के फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 होती है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया, ये जो शेष अंडे बचे थे उसका 20% इसने और ऐड कर दिया। तो यहाँ पर ये 100% तो ये अपने आप में थे, इसका 20% और ऐड कर दिया। परसेंटेज के लिए आप इसमें डिवाइड करेंगे 100 से। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर अगले दिन क्या करता है कि 20% अंडे और बेच देता है, यानी कि इसका 20% बेच दिया तो 80% शेष बचे। ठीक है, अब यहाँ पर यह पैटर्न जो है महीने के तीसरे दिन के अंत तक जो है जारी रहता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शेष अंडे आपके पास यहाँ पर ये बचे थे, ये 2 दिन हो चुके हैं। तीसरे दिन यहाँ पर क्या होगा कि इसका 20% इसने और ऐड किया, तो यहाँ पर 100 प्लस का बी करेंगे और बट्टे के अंदर 100 उसी तरह से करेंगे, और फिर इसका 20% बेच दिया, यानी कि 80% आपके पास यहाँ पर शेष बचे। और ये शेष जो अंडे बचे थे वो प्रश्न में कितने बताए गए, 1024 बताए गए। तो यहाँ पर आप बराबर कर दीजिए 1024। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लीजिए, बी का मान आपके पास आ जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर ये 2 0 से यहाँ पर ये 2 0 कट जाएंगे, और ये 2 0 से यहाँ पर ये 2 0 काट दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं
ये आपके पास ये 0 से यहाँ पर ये 0 काट दीजिए, 5 से आप इसको काट दीजिए, ये 2 बार कटेगा, 2 से इसको काट दीजिए, 4 बार कट जाएगा, ठीक है। तो ये 8 चौके 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 चौके 32 से यहाँ पर आपको पता 32 का स्क्वायर 1024 होता है, तो ये 32 बार कट जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पर ये 8 है, तो 8 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 4 बार कटेगा। इधर के साइड हमारे पास 4 है, बट्टे के अंदर देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर 100 इंटू में 100 यानी कि 10,000 है, उधर भेज दीजिए। ऊपर आपके पास यहाँ पर ये सिर्फ 2 ब्रैकेट बचे यानी कि 100 प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। बराबर की साइड ये 4 इंटू में 10,000 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो आप वर्गमूल लेंगे इधर की साइड, ये आपके पास यहाँ पर इधर 200 बनेगा और 100 प्लस का b बराबर 200, तो b बराबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं 100। तो ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता। अब इसमें देखिए यहाँ पर 2 रेखाएं आपको बताई गई और इनका प्रतिच्छेद बिंदु जो है, इनका प्रतिच्छेद बिंदु जो है इस समीकरण पर स्थित है, यानी कि इस समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर k का मान आपको यहाँ पर बताना था। तो यहाँ पर ये 2 इक्वेशन आपको दे रखे, रेखिक समीकरण आपको यहाँ पर दे रखे, x प्लस का y बराबर 2 लीनियर इक्वेशन आपको यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास x प्लस वाई बराबर 2 हो गया और ये 2x माइनस का y बराबर आपके पास यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो जब आप इनको सोल्व करेंगे y से y कट गया, 3x बराबर आपके पास 3, तो x बराबर आप यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में x का मान रख दीजिए, y का मान आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो y का मान भी आपके पास यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। x और y के मान आपके पास आ चुके हैं। तो प्रतिच्छेद बिंदु जो है इनका क्या हो जाएगा, 1,1 हो जाएगा। आप पहले x के निर्देशांक लिखते हैं फिर y के, तो निर्देशांक बिंदु आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 1,1, यानी कि ये वाला बिंदु जो है इस रेखा को संतुष्ट करना चाहिए। तो आप इसमें y का मान 1 रखते और x का मान 1 रखते, तो यहाँ पर k प्लस का 5 ये बनता। यहाँ से आप k बराबर कैलकुलेट करते तो माइनस का 4 आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर था। इसमें देखिए एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात आपको यहाँ पर बताया गया, इसका आयतन आपको यहाँ पर बताया गया, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना आपको यहाँ पर करनी है, यानी कि त्रिज्या और हाइट का रेशियो जो है ये 6:7 बताया गया। अगर ये 6x है तो ये 7x हो जाएगी। अब यहाँ पर वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो ये वॉल्यूम, बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 22/7 पाई की वैल्यू हो गई, आर का स्क्वायर यानी कि 6x का आप यहाँ पर स्क्वायर करेंगे इंटू में एच, ये आपके पास यहाँ पर 7x हो जाएगी। बराबर की साइड ये वॉल्यूम आएगा जो कि आपको प्रश्न में 792 बताया गया है, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। इसमें देखिए 7 से तो 7 कट जाएगा और यहाँ पर करेंगे तो ये आपके पास देखिए 36x स्क्वायर बनेगा, x एक और भी है यानी कि 36x क्यूब बनेगा और इधर की साइड आपके पास यहाँ पर 22 है और बराबर आपके पास यहाँ पर 792। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 36 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 36 दूनी का 72 और फिर यहाँ पर 72, 36 दूनी का 72 हो जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा, x क्यूब बराबर आपके पास यहाँ पर 1 आया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। x बराबर 1 आप जैसे यहाँ पर रखेंगे तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई और 7 सेंटीमीटर आपके पास यहाँ पर हाइट हो चुकी है। तो आपको यहाँ पर क्या करना था, इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना था, यानी कि 2πr/h आप यहाँ पर कैलकुलेट करते। तो 2 इंटू में 22/7 हो गया, आर का मान आप यहाँ पर 6 रखते, 7 हाइट रख देते तो 7 से 7 कट जाता, 22 दूनी का 44 इंटू में आप यहाँ पर 6 करते तो 6 चौके 24, यानी कि आपको यहाँ पर दिखाई पड़ गया 264 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए दी गई अवधि में कंपनी एक्स द्वारा निर्मित स्कूटरों की औसत संख्या आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है। जो इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब इसमें आपको यहाँ पर क्या करना है, कंपनी एक्स द्वारा जो निर्मित यहाँ पर आपके पास यहाँ पर स्कूटर्स हैं उनका अगर आप यहाँ पर औसत कैलकुलेट करते तो आपको यहाँ पर इन सभी का ऐड करना पड़ेगा। ये एक्स आपके पास यहाँ पर कंपनी ब्लू कलर वाला ग्राफ ये दे रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला ग्राफ यहाँ पर नीचे है, तो ये नीचे वाला डेटा आप यहाँ पर लेंगे 128। इसमें आप यहाँ पर देखिए ये 102 ऐड कर दें तो ये 130 हो 230 हो गया, ठीक है। तो ये 230 हो गया और यहाँ पर 110 और ये 80, 190 आपके पास यहाँ पर ये हो जाएगा। और यहाँ पर करेंगे तो ये 109 और ये आपके पास यहाँ पर ऊपर ये ब्लू वाला ग्राफ ऊपर है तो 117 आप इसमें लेंगे, 279 आपके पास यहाँ पर ये हो जाएगा। इन तीनों को ऐड करेंगे ये 9 हो गया, यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये 19 का 9 हो गया, फिर हासिल 1 आएगी और ये आपके पास यहाँ पर 5 और 1 6 हो जाएगा, यानी कि 699 आपके पास यहाँ पर ये टोटल बना है। बट यहाँ पर ये डेटा इन थाउजेंड्स यानी 1000 में आपको यहाँ पर दिया गया था, तो आप यहाँ पर क्या करते 3 0 लगाते और यहाँ पर एवरेज बताना था तो 6 साल का डेटा था तो आप इसमें 6 का डिवाइड करते, तो यहाँ पर एवरेज जो है वो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाता, 6 का इसमें डिवाइड करते, 6 कम 6 6 कम 6 1 1। देखिए आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 आपके प्रश्न का सही आंसर था।
इसमें देखिए एक आदमी अपनी मासिक आय का 35% भोजन पर और शेष आय का 4/13 भाग परिवहन पर खर्च करता है। वह कुछ अन्य खर्च करता है लेकिन प्रति माह 6300 बचाता है, जो कि भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद शेष राशि के 20% के बराबर है। तो उसकी मासिक आय आपको यहाँ पर बतानी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई, उसकी मासिक आय अगर मान लेते हैं x थी, तो यहाँ पर इसका 35% इसने खर्च कर दिया, यानी कि यहाँ पर 65% इसने बचाया होगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर ये 4/13 भाग परिवहन पर खर्च कर देता है, यानी कि यहाँ पर टोटल 13 में से 4 खर्च कर देता है, तो 9 बचा। 13 में से 4 खर्च कर दिया यानी कि 9 बचा, तो 9/13 आप इसका कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, 9/13 भाग आपके पास यहाँ पर बचा है। अब यहाँ पर ये आपको बताया गया कि यहाँ पर ये देखिए भोजन और परिवहन पर खर्च किया गया, आपके पास यहाँ पर वे आ चुका है। अब ये भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद जो शेष राशि आपके पास यहाँ पर बची है, शेष राशि आ चुकी है ये। ठीक है, तो शेष राशि जो बची है उसका 20% जो है ये बराबर है इस 6300 के। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसका 20% कैलकुलेट करते हैं। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको यहाँ पर पता है 1/5 होती है, तो आप इसका 1/5 कैलकुलेट करके या बराबर कर देते सेविंग 6300 के। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लीजिए, एक्स का मान आपके पास आ जाता भाई। यहाँ पर आप 13×5 = 65 हो जाएगा और 5 से ये 5 कट जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 9 × 7 = 63, ये आपके पास यहाँ पर 700 आ जाएगा। ये 100 के इधर गुणा कराते तो x बराबर 70,000 जो है ये आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें देख सकते हैं 428 पृष्ठों वाली एक पुस्तक को क्रमांकित करने के लिए आवश्यक अंकों की संख्या कितनी है, ये आपको यहाँ पर बतानी थी। तो आसान सा प्रश्न था भाई। आप यहाँ पर आपको पता है देखिए 1 से लेकर 9 तक अगर हम यहाँ पर अंक लिखें, टोटल कितने अंक हो गए? 9 अंक आपके पास यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए 10 आता है, तो 10 से लेकर अगर आप यहाँ पर जाएं 99 तक, तो प्रत्येक संख्या आपके पास यहाँ पर कितने अंकों की? 2 अंकों की है। तो यहाँ पर 99 तक टोटल संख्या आपके पास यहाँ पर कितनी हो चुकी है भाई? अगर आप 81 से 99 तक जाते तो ये आपके पास यहाँ पर 89 आपके पास नंबर होते हैं, बट यहाँ पर ये 10 एक और भी है, तो यहाँ पर टोटल आपके पास यहाँ पर 90 यानी कि 90 आपके पास यहाँ पर अंक हो चुके हैं। और प्रत्येक संख्या जो है आपके पास 2 अंकों की, तो आप इसमें 2 का गुणा कराते हैं, यानी कि 180 अंक आपके पास यहाँ पर हो चुके हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 100 से अगर आप यहाँ पर जाते 428 तक, क्योंकि टोटल 428 पृष्ठ थे, तो 428 तक आपको यहाँ पर जाना था। तो अगर आप यहाँ पर 101 से 428 तक जाते तो 328 होता, बट यहाँ पर 100 और भी है, तो यहाँ पर ये आपके पास 329 आपके पास टोटल नंबर थे, और प्रत्येक नंबर आपके पास 3 अंक का है, तो आप इसमें 3 का गुणा करते हैं, तो 9 × 27 हो गया, 3 × 2 = 6, 2 8 हो जाएगा, और 3 × 987 आपके पास यहाँ पर ये बना है। आप यहाँ पर क्या करते, इन तीनों डेटा को ऐड कर देते, तो ये आपके पास यहाँ पर कितना बनेगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके पास यहाँ पर देखिए 100 इसको दे दीजिए, आपके पास यहाँ पर 1000 तो ये हो चुका है, और ये आपके पास यहाँ पर 89 और 87 यानी कि 176 आपके पास यहाँ पर ये बन जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1176 आपके प्रश्न का सही आंसर होता, और ऑप्शन नंबर 3 आपके पास यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाता। इसमें देखिए 10 मीटर व्यास वाले एक गोले के बाह्य पृष्ठ को 80/π रुपये पर मीटर स्क्वायर की दर से पेंट किया गया है। ठीक है, तो पेंट की लागत आपको यहाँ पर बतानी। तो यहाँ पर व्यास आपको बताया गया, तो त्रिज्या इसकी आधी यानी कि 5 मीटर आपके पास यहाँ पर त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पर गोले का अगर आप यहाँ पर पृष्ठ क्षेत्रफल कैलकुलेट करें, तो ये आपको पता है 4πr² होता है, तो 4πr² यानी कि 5 का आप यहाँ पर क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। ये मीटर स्क्वायर में आपके पास यहाँ पर एरिया आ जाता, पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता, बट यहाँ पर आपको पता है 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में 80/π रुपये का खर्चा आता है। तो आप इसको 80/π से गुणा कराते हैं, तो टोटल खर्चा आपके पास आ जाता, पाई से पाई कट जाता। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 25 बनेगा, 25 के 100 हो जाएगा, 80 के अगर आप 100 से गुणा कराएंगे तो 8000 रुपये आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर था। इसमें देखिए जून में रोहित के बैंक खाते का बैलेंस 25 दिनों के लिए 5000, 2 दिनों के लिए 20,000, 3 दिनों के लिए 1500, और जून में रोहित के बैंक खाते में औसत बैलेंस कितना था ये आपको बताना। तो 25 दिनों के लिए 5000 यानी कि 25 इंटू में 5000 करेंगे, तो ये आपके पास यहाँ पर टोटल 25 दिनों का आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 2 दिनों के लिए 20,000 यानी कि 2 इंटू में आप यहाँ पर 20,000 करेंगे। इसके बाद यहाँ पर 3 दिनों के लिए 1500 है, तो 3 इंटू में आप यहाँ पर 1500 करेंगे, यानी कि जून माह के अंदर टोटल जो बैलेंस था उसके खाते में वो आपके पास आ चुका है। और जून महीने में आपको पता है टोटल 30 दिन होते हैं, तो आप इसमें 30 का डिवाइड करते तो औसत आपके पास यहाँ पर आ जाता जून माह का। ये जून माह का एवरेज आपके पास यहाँ पर बैलेंस आ जाता। ठीक है, तो ये बराबर की साइड अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, देखिए 10 आप यहाँ पर ऊपर से कॉमन लेकर ये 0 काट सकते हैं,
10 आपने कॉमन लेकर काट दिया, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर 25 के इसके साथ गुणा कराएं तो ये आपके पास यहाँ पर 125 आ गया, 2 0 यानी कि 12,500 ये आ चुका है। 2000 के 2 से अगर आप यहाँ पर गुणा कराएं तो 4000 ये आ चुका है, और ये 15 3 45 यानी कि 450 ये आ चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 16,500 और ये 450 यानी कि 16,950 आपके पास यहाँ पर टोटल बना। बट्टे 3 आप यहाँ पर करते तो ये 5 त्रिका 15 हो गया, बच गया 1, 6 त्रिका 18, फिर 5 त्रिका 15 और ये 0। ये ऑप्शन नंबर 2 आपके प्रश्न का सही आंसर था। इसमें देखिए वर्ष 2016 में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का कुल प्रतिशत क्या है वो आपको यहाँ पर बताना था। इंग्लिश वाले आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। आपको क्या करना है 2016 के अंदर देखना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर उत्तीर्ण का देखते तो 42 और ये 22 और ये 26 और ये 30 और ये 27 और ये 19 आप इन सभी को ऐड कर देते तो 9 7 16 हो गया, और यहाँ पर 16 6 22 और 2 24 और 2 26 का 6 हो गया हासिल। आपके पास यहाँ पर 2 आ जाती, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 हो गया, और ये 3 6, 2 8, 2 10 और यहाँ पर 4 14 और 2 16 आपके पास यहाँ पर ये हो जाता। अब उपस्थित छात्र कितने थे उनका भी आप यहाँ पर टोटल करते तो यहाँ पर इनको ऐड कर लीजिए। आपके पास यहाँ पर 6, ये आपके पास यहाँ पर 5 हो जाएगा, और ये आपके पास 8 13 और ये 5 18 और ये आपके पास यहाँ पर 23 का 3 हो गया हासिल। आपके पास यहाँ पर 2 आती, 6 5 11 और 16 हो जाएगा, 16 4 20 और ये आपके पास 23 और 5 28 और 2 30 हो जाएगा, ठीक है। और गुणा आप यहाँ पर 100 करते थे तो आपके पास यहाँ पर परसेंटेज में आ जाता, विद्यार्थियों का कुल प्रतिशत आ जाता, ठीक है, उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप इसमें क्या करेंगे, ये जो आपके पास यहाँ पर 16,000 ये आपके पास यहाँ पर 600 बनेगा, 16,600। और इसमें आप यहाँ पर 303 का अगर आप यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर 5 से 6 बार तो यहाँ पर जाएगा नहीं, 5 बार चला जाएगा, 1515 होता है यानी कि 5 बार भाग जाता है, ठीक है। तो अगर आप 1660 में से अगर 1515 घटाते तो ये आपके पास यहाँ पर 145 बचता, और आगे एक 0 लगा देते। अब आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर 4 बार तो 5 बार तो भाग जाएगा नहीं, तो भाग 4 बार जाएगा। तो ये 54 आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा था, 54.78% आपके प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाता, ठीक है। इसमें देखिए एक धनराशि 5% प्रतिवर्ष की वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 6,600 हो जाती है, तो वह धनराशि आपको बतानी थी। वह धनराशि आप पी मान लेते, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 बताएगी, 4 वर्ष का टाइम बताएगा, डिवाइड 100 से करते हैं, पीआरटी डिवाइडेड बाय 100 वाला फॉर्मूला यूज़ कर दिया। तो बराबर आपके पास जो धनराशि आ रही थी 6,600 की, उसमें से आप प्रिंसिपल यानी कि धन घटा देते तो ये आपके पास यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज होता, और हमने यहाँ पर बराबर कर दिया। यहाँ से आप पी का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर ये 20 से कटेगा, ये 5 आ जाएगा, आप इधर गुणा करा दीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, अब आपका काम है। तो ये 6p हो जाएगा, बराबर की साइड आपके पास यहाँ पर 6600 इंटू में 5 हो जाएगा, 6 से आप इसको डिवाइड करेंगे, ये 1100 हो जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ पर 1 सेकंड, ये 1100 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 1100 इंटू में 5 करते तो ये 5500 आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसमें देखिए 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 65% मत प्राप्त हुए, 20% मत अवैध थे। तो यदि मतों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताएं। यानी कि कुल मत जो 7500 थे उसका 65% एक ने प्राप्त कर लिया। देखिए 20% तो यहाँ पर मत अवैध थे, यानी कि वैध कितने हो गए 80%, तो इसका 80% कैलकुलेट कर लिया। अब इसका 65% तो एक उम्मीदवार ने प्राप्त कर लिया, तो दूसरे उम्मीदवार ने 35% मत प्राप्त किए होंगे, तो ये आपके पास यहाँ पर दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त मत आ जाएंगे। 2 0 से आपने यहाँ पर 2 0 काट दिया, 1 0 से 1 0 ये काट दिया, 5 से आप डिवाइड करेंगे 7 हो गया, ये 2 हो गया, 2 से 8 को डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा। अब आप इसके गुणा करा दीजिए। देखिए 75 का 4 गुणा करेंगे तो ये 300 होता है, और इंटू में आप यहाँ पर 7 करेंगे तो 2100 आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर था, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो ये साइन थीटा बराबर 2/√13 आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और आप यहाँ पर क्या करते एक समकोण त्रिभुज बनाते, तो ये आपके पास यहाँ पर जो है ये मान लेते हैं एंगल थीटा है, तो इसके सामने का परपेंडिकुलर 2 हो गया, हाइपोटेनस √13 हो गया। तो आप यहाँ पर बेस कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो अंडरूट के अंदर आपको यहाँ पर क्या करना था, √13 का स्क्वायर करना था, माइनस कर देते इस 2 का स्क्वायर, तो ये आपके पास 13 - 4 बनता, और 13 - 4 9 होता है, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या करते इसमें आप वैल्यू पुट कर देते कैलकुलेट करके। ये आपके पास यहाँ पर ऊपर 3 है, इंटू में tan थीटा का मान रखते हैं, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी कि 2/3 हो जाता, और प्लस के अंदर √13 और इंटू में साइन थीटा का मान तो आपके पास 2/√13 है।
ठीक है, बट्टे के अंदर ये √13 हो गया और इंटू में कोस थीटा का मान आप यहाँ पर रखते बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 3/√13 आपके पास ये हो जाता। और इसमें से आप यहाँ पर माइनस कर देते हैं, माइनस का 3 इंटू में टेन थीटा का मान 2/3। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 से 3 कट गया, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा। ऊपर आपके पास यहाँ पर 4 बना है, बट्टे के अंदर करते हैं 3 - 2 यानी कि 1, यानी कि 4 आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर था। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर ए, बी और सी एक काम को क्रम से 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगते हैं। अब चाहे तो आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट यहाँ पर ये लिख के सोल्व करा देता हूँ। ये ए बराबर 12 हो गया, यानी कि ए 12 दिन में और बी ये 15 दिन में और सी जो है ये 20 दिन में कर सकता है। आप इन तीनों का एलसीएम लेंगे, ये 60 आपको दिखाई पड़ गया, ये टोटल वर्क आ चुका है। तो 12 पंचे 60 हो गया, 15 चौके 60 हो गया और 20 तिया 60 हो गया। तो ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ चुका है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। मान लेते हैं ये टी टाइम में काम निपटा देते हैं और ये टोटल काम आपके पास कितने यूनिट का, 60 यूनिट का। तो आप यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी रख दीजिए। तो ये आपके पास 5 थी, ये 4 थी और ये 3 थी। तो ये आपके पास यहाँ पर 12 हो जाएगा। 12 का इधर डिवाइड करते 60 में, तो 12 पंचे 60 यानी कि 5 दिन का यहाँ पर टाइम लगता। अब देखिए डायरेक्ट आप यहाँ पर बनाते तो कैसे बनाते भाई, आपको यहाँ पर डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो आप 60 लिखते, 12 का डिवाइड करते 60 में, तो 12 पंचे 60 हो गया। 15 का डिवाइड करते 15 चौके 60, 20 तिया 60। बस कैलकुलेट कर लीजिए, आपको डायरेक्ट आंसर दिखाई पड़ रहा था। इसी तरह से एग्जाम में देखिए डायरेक्ट कैलकुलेट किए जाते हैं, बाकी ये आपके समझ पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए ट्रायंगल एबीसी में भुजा बीसी के समांतर सीधी रेखा एबी और एसी से जो है क्रम से बिंदु पी और क्यू पर मिलती है। और यदि एपी बराबर क्यूसी और एबी की लंबाई बता दी गई, ए क्यू की लंबाई भी आपको बता दी गई, तो सी क्यू की लंबाई कितनी होगी। तो सेम उसी तरह का क्वेश्चन बन चुका है फिर से। यहाँ पर ये आपके पास यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया गया है ए बी और यहाँ पर ये सी। इसमें बताया गया कि ए बी पर यहाँ पर बिंदु पी है और ए सी पर यहाँ पर बिंदु क्यू है। और ये जो पी क्यू है ये आपके पास यहाँ पर बी सी के पैरेलल है, समांतर खींची जाती है। ये आपको यहाँ पर बताया गया बी सी के समांतर। ठीक है, सीधी रेखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली भुजा अगर इस वाली भुजा के समांतर है तो यहाँ पर ये 2 ट्रायंगल बनेंगे, एक छोटा वाला ट्रायंगल और एक ये पूरा वाला ट्रायंगल। तो संगत भुजाओं का अनुपात यहाँ पर भी बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों ट्रायंगल समरूप बनेंगे। और इसके अंदर ये आपको AP बराबर बताया गया था किसके, QC के, यानी कि AP आपके पास मान लेते हैं A है, तो ये आपके पास यहाँ पर QC भी कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। इसके बाद AB की लंबाई आपको यहाँ पर प्रश्न में 12 बता दी गई है, तो यहाँ पर टोटल ये आपको 12 बता दी गई है। ठीक है, और AQ की लंबाई आपको यहाँ पर प्रश्न में जो है ये 2 सेंटीमीटर बता दी गई। तो टोटल अगर आप यहाँ पर करेंगे तो ये 2 प्लस का A, क्योंकि AQ की लंबाई यहाँ पर बता दी गई है। ठीक है, तो टोटल अगर आप AC करेंगे तो ये आपके पास 2 प्लस का A बनेगा। आप यहाँ पर क्या करेंगे, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करेंगे। और यहाँ पर देखिए CQ की लंबाई आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी थी, तो CQ की लंबाई आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। और यही आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना था। ठीक है, ए का मान आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना था। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर दीजिए। भाई AP का यहाँ पर जो रेशियो है पूरी भुजा इस वाले ट्रायंगल के अंदर AP भुजा और इसके संगत भुजा पूरे वाले ट्रायंगल के अंदर AB होगी, तो यानी कि AP का AB के साथ रेशियो जो होगा वही बराबर होगा AQ का पूरी भुजा AC के साथ। तो AQ का पूरी भुजा AC के साथ रेशियो बराबर कर दीजिए। यहाँ पर बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट आपको करनी है। तो AP का मान आपके पास यहाँ पर A हो गया, AB का मान यहाँ पर 12 हो गया बराबर की साइड। ये आपके पास यहाँ पर AQ का मान जो है ये 2 हो गया बट्टे के अंदर। AC का मान जो है ये आपके पास यहाँ पर AC का मान 2 प्लस का A हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जब आप इनको सोल्व करेंगे तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जिसको सोल्व करने में टाइम लगेगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके चेक करेंगे। भाई सबसे पहले आप यहाँ पर 6 रख के चेक करते A का मान, तो यहाँ पर A का मान 6 रखते तो ये आपके पास यहाँ पर 1/2 बनता। 6 रखते तो यहाँ पर कट जाता, 1/2 बनता बराबर की साइड। यहाँ पर 6 रखते तो यहाँ पर 2/8 यानी कि 1/4 बनता। क्या ये बराबर है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हटा दीजिए। ठीक है, ये नहीं हो सकता। इसके बाद यहाँ पर आप 4 रखते तो यहाँ पर देखिए 1/3 बनता, 1/3 हो गया। ठीक है, बराबर की साइड यहाँ पर 4 रखते हैं तो ये देखिए 2/6 बनता, तो यहाँ पर 1/3 ये भी बन रहा है, यानी कि ये बराबर बन रहा है। तो ये आपके पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर आ जाता है, क्योंकि इस 4 पर जो है यहाँ पर ये वाली इक्वेशन जो है यहाँ पर संतुष्ट हो रही है। ठीक है, तो A का मान कितना हो जाता, 4 हो जाता।
इसमें देखिए यहाँ पर एल और एम क्रम से त्रिभुज एबीसी के भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु हैं और BC बराबर 18 सेंटीमीटर बताया गया। LM समांतर है BC के, तो LM की लंबाई कैलकुलेट आपको यहाँ पर करके बतानी है। तो ये चौथा क्वेश्चन है उसी सेम कंसेप्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके पास यहाँ पर ट्रायंगल ABC हो जाएगा और इसमें जो है यहाँ पर AB और AC के मध्य बिंदु आपको यहाँ पर L और M बताए गए थे। तो L और ये M ये मध्य बिंदु, यानी कि यहाँ पर ये बराबर बराबर भागों में इसको बांटते हैं भुजाओं को। अगर आप यहाँ पर इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो यहाँ पर मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी रेखा जो है यहाँ पर क्या होती है, तीसरी भुजा के यहाँ पर इस भुजा की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। अब ये समांतर है तो यहाँ पर दो ट्रायंगल बनेंगे और दोनों ट्रायंगल समरूप होंगे और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपके पास ये 1 यूनिट है और ये 1 यूनिट है, क्योंकि बराबर बराबर भागों में बंट रही है, तो टोटल AB भुजा आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2 यूनिट की हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले ट्रायंगल के अंदर, छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर ये वाली भुजा 1 यूनिट है, इसकी संगत भुजा पूरे वाले ट्रायंगल में AB है यानी कि 2 है। तो इनका रेशियो आपके पास 1:2 बना है ना, तो यहाँ पर भी आपके पास 1:2 ये रेशियो बनना चाहिए। जबकि प्रश्न में यहाँ पर जो है आपको दिया गया है कितना, प्रश्न में आपको इसका मान दिया गया है, ये आपके पास यहाँ पर BC का मान 18 दिया गया है, ये 18 दिया गया है, ये आपको यहाँ पर 9 गुना दिखाई पड़ा। तो यहाँ पर LM का मान आपसे पूछा गया, LM की लंबाई आपसे पूछी गई, तो यहाँ पर 2 यूनिट की वैल्यू 18 तो 1 यूनिट की वैल्यू, यानी कि ये भी एक ना होकर 1 का 9 गुना हो जाएगा, यानी कि 9 सेंटीमीटर जो है वो आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर था, ठीक है। तो प्रश्न कुछ नहीं था। अब इसमें देखिए निम्नलिखित व्यंजक को आपको सरल करके बताना, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 3/2 हो गया, गुणा के अंदर ये 11/5 हो गया और यहाँ पर ये गुणा में चेंज करेंगे तो इस ब्रैकेट के अंदर देखिए यहाँ पर ये 4 हो गया और ये 5 बार कटेगा, 5/4 जो कि वैल्यू पलट जाती है, यानी कि 4/5 आपके पास यहाँ पर ये हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर ये गुणा में चेंज करते तो ये 15 ऊपर चला जाता और बट्टे के अंदर 33 आ जाता। इसको सोल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 11 3 33 3 बार कटेगा, इसके अलावा यहाँ पर 5 से ये 3 बार कटेगा, 3 से ये 3 बार 3 कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर आपके पास यहाँ पर ये 2 से ये 2 बार कटेगा, तो 3 दूनी का 6/5 आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। इसमें देखिए महाविद्यालय A और B के कितने छात्र स्नातक स्तर पर अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखना था स्नातक स्तर में अगर आप यहाँ पर देखते तो 18,900 थे और A और B में आपको यहाँ पर देखना था। बाकी इंग्लिश वाले यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब इसमें देखिए A और B का आपको यहाँ पर देखना था, तो यहाँ पर ये 19% लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, ये 18% और ये 19%। इन दोनों को आप यहाँ पर ऐड करते तो टोटल आपके पास 37% बन रहा है। तो आप यहाँ पर क्या करते, 37% कैलकुलेट कर लेते कि इसका टोटल 18,900 जो है, 18,900 जो है इसका आप यहाँ पर 37% कैलकुलेट कर लेते तो 2 0 से 2 0 कट जाते, 9 7 63, यानी कि इकाई का अंक आपको यहाँ पर 3 दिखाई पड़ गया। तो आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर 4 डायरेक्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इकाई का अंक 3 इसी ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो ये थे आपके पूरे 25 क्वेश्चंस और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।